नमस्कार दोस्तों। बिहार एस्टेट पेपर पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 है ये। इसमें हम 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस हैं प्रीवियस पेपर से, एस्टेट कॉमर्स के से, जो कि 2011 में हुआ था। इन सभी क्वेश्चंस का कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन 11th है, In case of non-matching of the trial balance, the amount is temporarily kept in the। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो अमाउंट को टेम्परेरीली रखा जाता है किस अकाउंट में। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, सस्पेंस अकाउंट में या उचंत खाते में। ये क्या होता है? दरअसल जब हम लेजर बना चुके होते हैं तो सारे अकाउंट्स के बैलेंस निकल कर आ जाते हैं। कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनके बैलेंस डेबिट रहते हैं, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनके बैलेंस क्रेडिट रहते हैं। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में हम अकाउंटिंग जब करते हैं तो ये रूल है कि जो टोटल डेबिट है वो टोटल क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। कभी कभी जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो देखने में आता है कि कोई एक साइड ज़्यादा हो जाती है, दूसरी कम रह जाती है। अगर किसी कारण से ऐसा होता है तो जो बैलेंस अमाउंट है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे बैलेंस डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा, डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में वो बैलेंस अमाउंट लिख दी जाएगी। और जो बैलेंस अमाउंट रहती है उसके लिए एक अकाउंट खोला जाता है जिसको सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। हिंदी में इसी को उचंती खाता कहते हैं। सस्पेंस अकाउंट का मतलब ये होता है कि इतनी अमाउंट में सस्पेंस है अभी, चूंकि अकाउंट्स क्लोज करने हैं इसलिए अभी के लिए ट्रायल बैलेंस को बंद करके और फाइनल अकाउंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। और ये सस्पेंस अकाउंट हमें ये बताता रहता है कि इतनी अमाउंट सस्पेंस में चल रही है, मतलब इतनी अमाउंट कोई ना कोई एरर की वजह से डिफर कर रही है। जब हमें वो एरर मिल जाएगी तो एरर को सही कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये तरीका होता है। तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट में इस अमाउंट को रखा जाता है टेम्परेरीली, तब तक जब तक वो एरर नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, करेक्शन इज मेड बाय सस्पेंस अकाउंट। उचंत खाते द्वारा सुधार किया जाता है। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब कौन सा है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसका कई जगह आंसर बी दिया हुआ है जो कि सही नहीं है। उसका कारण क्या है हम डिस्कस करते हैं अभी। दरअसल जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पज यही होता है कि कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं रह गई है, कोई अमाउंट लिखने से छूट तो नहीं गया है। इसी पर्पज के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस एक समराइज्ड फॉर्म होती है सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस की, डेबिट वाले डेबिट साइड में और क्रेडिट वाले क्रेडिट साइड में। अगर मान लो ट्रायल बैलेंस से पहले, यानी कि जब हम लेजर बनाते हैं उसी समय हमें किसी के एरर का आभास हो जाए ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, तब तो डायरेक्ट उस लेजर में ही एंट्री कर दी जाती है। अगर डेबिट साइड में कुछ कम छूट गया है तो डेबिट में कर देते हैं, क्रेडिट में छूट गया है तो क्रेडिट में। उस समय सस्पेंस अकाउंट खुलता ही नहीं है। सस्पेंस अकाउंट तो खुलता ही तब है जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ट्रायल बैलेंस की लास्ट एंट्री होती है सस्पेंस, जब हम सब कुछ लिख चुके होते हैं और जब मैच नहीं कर रहा होता है, बार बार मिलाने पे भी नहीं कर रहा होता है, तब उस अमाउंट को सस्पेंस में रखते हैं। अब ये सस्पेंस में रख के ट्रायल बैलेंस क्लोज हो गया, ट्रायल बैलेंस क्लोज करके आगे का काम शुरू करते हैं। मान लो ट्रायल बैलेंस क्लोज होने के बाद हमारे पास कोई एरर पकड़ में आई, हमें पता चला कि कोई परचेज का अमाउंट था 10,000 रुपये का, वो हमसे लिखना छूट गया था। तो इसका मतलब डेबिट साइड जो है वो परचेज अकाउंट डेबिट साइड होना चाहिए था 10,000 रुपये से। अगर नहीं मिला है तो हो सकता है सस्पेंस हमारे डेबिट में दिख रहा होगा, 10,000 रुपये सस्पेंस का डेबिट बैलेंस। जब सही करेंगे तो एंट्री सही करने की ये होगी कि जो सस्पेंस हमने डेबिट खोल दिया था उसको अब खत्म कर देंगे, और जो परचेज अभी तक डेबिट नहीं हुआ था किसी कारण से उसको अब परचेज डेबिट कर देंगे 10,000 और टू सस्पेंस कर देंगे क्रेडिट 10,000। ऐसा करने से जो सस्पेंस हमने खोला था वो क्लोज हो गया और परचेज की एंट्री सही हो गई। तो हमेशा करेक्शन सस्पेंस अकाउंट से जो होती है वो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ही होती है। तो सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, जब बिल का पृष्ठांकन किया जाता है, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड इट इज क्रेडिटेड टू। जब बिल का पृष्ठांकन करते हैं तो ये किसको क्रेडिट करता है? इस एंट्री में क्रेडिट किस चीज को करते हैं, जमा किस चीज को करते हैं? जब बिल एंडोर्स करते हैं तो एंडोर्स करने का मतलब क्या होता है? एंडोर्स करने का मतलब होता है
कि मेरे पास मेरे ग्राहक से कोई बिल मिला हुआ है मुझे, जो मेरे लिए बिल रिसीवेबल है। मुझे इस बिल रिसीवेबल पे आने वाले टाइम में महीने 2 महीने बाद जब इसका पीरियड खत्म हो जाएगा तो रुपए मिलेंगे। अब मान लीजिए मुझे किसी की पेमेंट करनी है, तो मैंने आज पैसे नहीं दे करके ये बिल ही दे दिया उस पार्टी को कि देखो मेरे ग्राहक से मिला हुआ बिल है 10,000 रुपए का, ये 10,000 रुपए 2 महीने बाद मिल रहे हैं, मेरा ग्राहक सीधे आपको ही दे देगा ये पैसे। तो जब मैं इस तरीके से अपने किसी क्रेडिटर को अपने बिल को दे देता हूं, तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट तो बेचान करना या पृष्ठांकन करना। तो ये मैंने बिल दे दिया अपने क्रेडिटर को। क्वेश्चन पूछा है जब इसको एंडोर्स करते हैं तो क्रेडिट किसको करते हैं? तो सीधी सी बात है, जब हम किसी को एंडोर्स करते हैं तो जिसको पे कर रहे हैं उसको तो हम करेंगे डेबिट। हमारा जो क्रेडिटर है या सप्लायर है उसको तो करेंगे हम डेबिट, सप्लायर डेबिट। और जो बीआर मेरे पास था वो मेरी एसेट था, अब मैं किसी को दे रहा हूं तो वो मेरे पास से चला जाएगा और हम लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल। तो जो बीआर है उसको क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट करने का मतलब है उसको जमा किया जाएगा। इसलिए जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए, द बिल रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज आर गिवन एज ए ग्रेस फॉर पेमेंट ऑफ बिल? बिल के भुगतान के लिए ग्रेस के रूप में, रियायत के रूप में कितने दिन दिए जाते हैं? तो क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। 3 डेज ऑफ ग्रेस दिए जाते हैं बिल की पेमेंट के लिए, चाहे बिल रिसीवेबल है, मतलब चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज है और चाहे वो प्रोमिसरी नोट है। ऐसा जो प्रोविजन है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत है, तो इसलिए आमतौर पे 3 दिन ग्रेस के दिए जाते हैं और तब ड्यू डेट निकाली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज? एक बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती हैं, कितने पक्ष होते हैं? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, 3। आमतौर पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें 3 पक्ष होते हैं। वो कौन कौन से पक्ष होते हैं? एक पार्टी होती है ड्रॉई। ड्रॉई वो पार्टी होती है जिस पे बिल लिखा गया है, जो इसकी पेमेंट करेगा। दूसरी पार्टी होती है ड्रॉअर। ड्रॉअर वो होता है जो बिल लिखता है। ये वो पर्सन है जिसने अपना सामान बेचा है और अपने ग्राहक पे बिल लिखा है। तो जो ड्रॉअर होता है एक तरह से ये सेलर होता है, और जो ड्रॉई होता है आमतौर पे ये बायर होता है, खरीदार होता है। अब तीसरी पार्टी इसके बिल के केस में हो सकती है, उसको बोलते हैं पेई, प्राप्त करने वाला। तो जो प्राप्त करने वाला है ये वो पार्टी है जो पैसा प्राप्त करेगा। अब ऐसा भी संभव है कि जो ड्रॉअर है जिसने बिल लिखा था वह भी पेई हो जाए, और ऐसा भी संभव है कि ये जो बिल है ये एक्सचेंज में यूज हो जाए, इसका एंडोर्समेंट किसी को हो जाए और जो एंडोर्सी है वो पेई बन जाए। तो इस कारण से 3 पार्टी हो सकती हैं इसमें, ड्रॉई, ड्रॉअर, पेई, 3 पक्ष इसके रहते हैं। ये पक्ष पेई, फिर से सुन लें, ये पेई मतलब प्राप्त करने वाला, ये ड्रॉअर स्वयं भी हो सकता है अगर उसने किसी को बिल नहीं दिया और उसने बिल पेमेंट में किसी थर्ड पार्टी को दे दिया तो वो थर्ड पार्टी पेई बन जाएगी। तो इस तरह 3 पक्ष हो सकते हैं। दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह, वो भी नेगोशिएबल एक्ट के तहत मान्य है और उसको बोला जाता है प्रोमिसरी नोट। जो प्रोमिसरी नोट होता है उसके केस में 2 ही पार्टी रहती हैं, एक ड्रॉअर और दूसरा ड्रॉई। तो उसके केस में 2 ही पार्टी रहती हैं, ड्रॉअर और ड्रॉई। पीजीटी कॉमर्स की बुक अवेलेबल है पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के नाम से। यह बुक काफी महत्वपूर्ण है उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, खास तौर पे केवीएस, एनवीएस, DSSB, हरियाणा और बाकी स्टेट्स के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो मटेरियल है अपडेटेड है और रिलायबल है, सिंपल लैंग्वेज है और स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा मटेरियल, लेटेस्ट जो ट्रेंड है एग्जाम्स का उसके मुताबिक। एमसीक्यू बैंक भी दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। हमारा जो 600 के अराउंड पेजेस का स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया हुआ था ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से, पीजीटी कॉमर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के नाम से, वो पूरा स्टडी मटेरियल भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अलग से दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। यह बुक अवेलेबल है आपको अमेजोन पे भी। नेक्स्ट, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट बनाई जाती है, चिट्ठा बनाया जाता है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, एक विशेष तिथि पर, ऑन ए पर्टिकुलर डेट।
दरअसल जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, जैसे वर्ष के अंत की हो सकती है, वर्ष के प्रारंभ की हो सकती है, और उसमें जो एसेट और लायबिलिटीज की पोजीशन रहती है वो उस समय की रहती है जिस समय की वो बैलेंस शीट है। बाकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो बनता है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, एक निश्चित अवधि के लिए बनता है, आमतौर पे जो कि 1 साल रहती है। तो 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट इज, बैलेंस शीट इनमें से क्या है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए पोजीशन स्टेटमेंट। जो बैलेंस शीट है वह एक पोजीशन स्टेटमेंट है। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब है कि वह एक ऐसा स्टेटमेंट है बैलेंस शीट जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी पर्टिकुलर डे पे या डेट पे जिस दिन बनाया जा रहा है उस दिन की पोजीशन बताता है, कितनी एसेट है कितनी लायबिलिटी है, इसलिए इसको पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स इज शोन इन विच अकाउंट और स्टेटमेंट। ऐसे खर्चे जो किसी गुड्स के परचेज से संबंधित हैं वो इनमें से किस स्टेटमेंट में या किस अकाउंट में दिखाए जाते हैं? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता। दरअसल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही 2 पार्ट होते हैं, फिर से ध्यान रखें। पहला पार्ट इसी का ट्रेडिंग अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें डायरेक्ट खर्चे और डायरेक्ट इनकम जो सेल से होती है उनका मिलान करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है। जो परचेज है ये एक डायरेक्ट खर्च है और इसलिए परचेज ऑफ गुड्स को दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है करंट एसेट्स इंक्लूड। करंट एसेट्स में शामिल होता है इनमें से क्या? गिवन ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन बी कैश, यानी कि रोकड़। रोकड़ एक करंट एसेट है। गुडविल जो है वो फिक्स्ड एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, और मोटर कार एक फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स है। तो 20 का सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज द। जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अकाउंटिंग सिस्टम है वो उनमें से क्या है? कौन सा ऑप्शन इसका सटीक है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी इनकम्प्लीट सिस्टम। यह एक अपूर्ण प्रणाली है और इसको एक अनसाइंटिफिक सिस्टम भी बोला जाता है, अवैज्ञानिक सिस्टम बोला जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को, और इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो बेस्ट सिस्टम माना जाता है, साइंटिफिक माना जाता है और मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है आज की डेट में। तो इसमें जो सी है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के लिए सही जवाब है। नेक्स्ट है हाउ मेनी बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ये बड़ी साधारण सी बात है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के लिए कितने बैलेंस शीट बनेंगे? तो 2 बनाने पड़ेंगे। सही जवाब है बी ऑप्शन 2, यानी कि ओपनिंग कैपिटल के लिए, ओपनिंग कैपिटल जानने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, एसेट एक तरफ लिख देंगे, लायबिलिटी दूसरी तरफ लिख देंगे, जो डिफरेंस है वो कैपिटल आ जाएगा। ठीक ऐसे ही क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो 2 बैलेंस शीट बनती हैं। नेक्स्ट है if the liability and assets are 87,000 and 90,000 respectively, 92,000 respectively, the difference amount will be, तो जो अंतर है वो क्या होगा? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। दरअसल जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि एसेट बराबर होती है हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। गिवन क्वेश्चन में हमें एसेट्स दिए, यह दिया हुआ है, और लायबिलिटी दी हुई है, ये 87,000 लायबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली, और 92,000 है ये एसेट्स हैं। तो एसेट्स हमें दी हुई है 92,000, 87,000 लायबिलिटी दी हुई है, जो डिफरेंस है वो कैपिटल निकल करके आ जाएगा। इसका आंसर कई जगह प्रॉफिट दिया है लेकिन वो सही नहीं है, कैपिटल इसका सही जवाब होगा। जब हमें क्वेश्चन में केवल लायबिलिटी बोला होता है तो इसका मतलब केवल एक्सटर्नल लायबिलिटी से होता है, तो जो डिफरेंस है वो कैपिटल ही बनी रहेगी। हाँ, अगर हमारे पास हमें मान लो किसी कारण से लायबिलिटी और कैपिटल दोनों दे रखे होते तब ये डिफरेंस हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस निकल सकता था। नेक्स्ट है 23rd द कंप्यूटर इज ए। कंप्यूटर क्या है इनमें से? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो दिया हुआ है ऑप्शन सी कंट्रोलिंग डिवाइस। हालांकि मुझे इसका कहीं कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिला है कि इसका जवाब कंट्रोलिंग डिवाइस होना चाहिए।
हाँ, कंप्यूटर जो होता है वो एक कैलकुलेटर जरूर होता है। कैलकुलेटर जो है वो कंप्यूटर की जो उसका पूरा एवोल्यूशन हुआ उस दौरान एक डिवाइस कैलकुलेटर के फॉर्म में भी आया, और कंप्यूटर आज भी कैलकुलेशन का मेजर टास्क करता है। तो कैलकुलेटर एक कंप्यूटर ही होता है। बी ऑप्शन इसका शायद सही होना चाहिए, हालांकि मुझे कोई ऑथेंटिक इस बारे में कोई लाइन इस तरीके की कंप्लीट किसी बुक में मिली नहीं। फिर भी जो ज्यादा बेटर अभी तक मुझे लग रहा है वो कैलकुलेटर इसका सही जवाब लग रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी। इसमें पूछा है नॉट एन इनपुट डिवाइस, नहीं है, तो सी इसलिए सही है मॉनिटर। मॉनिटर जो है ये दरअसल एक आउटपुट डिवाइस है, डिस्प्ले डिवाइस है। बाकी कीबोर्ड, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर इनमें से क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आउटपुट टूल। प्रिंटर एक आउटपुट टूल है, ये हमें प्रिंट करके मटेरियल को प्रोवाइड कराता है, तो आउटपुट टूल है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, इनपुट टूल वो होते हैं जिनसे हम डेटा फीड करते हैं, और बाकी ये कोई इससे रिलेशन है ही नहीं प्रिंटर से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, इनमें से क्या है जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, और इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर उपकरण है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर उपकरण है कंप्यूटर का? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, प्रिंटर। वर्ड प्रोसेसर ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है, कंप्यूटर में अवेलेबल रहता है। डेटाबेस ये भी कोई हार्डवेयर नहीं है, डेटाबेस डेटा को ही बोला जाता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वर्ड प्रोसेसर भी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ए इसमें सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे सीपीयू मीन्स, सीपीयू का मतलब क्या है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इज यूज्ड फॉर एडिशन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जिसको ऐड करने के पर्पज में हम यूज कर सकते हैं? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, मल्टीप्लाई करने के काम आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो ऐसा कंप्यूटर होता है जो डिजिट्स में काम करता है, जो डायरेक्ट नंबर्स में काम करता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के, जैसे कैलकुलेटर है, वो डिजिटल कंप्यूटर का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, तो इसका जवाब तो सही यही है, ए ऑप्शन, डिजिटल कंप्यूटर। बाकी एनालॉग कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिनमें हम डिजिट के फॉर्म में कुछ देख नहीं सकते हैं, जिसमें हम कुछ घटता बढ़ता देख सकते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है जैसे स्पीडोमीटर होता है या थर्मोमीटर होता है, वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों का फॉर्मेट देखने को मिलता है। जैसे आप फ्यूल वेंडिंग मशीन देखेंगे कहीं पेट्रोल पंप पे, तो उसमें डिजिट्स में हमें अमाउंट भी लिखी दिखती है, तो डिजिटल कंप्यूटर का भी काम करता है। और वो जो फ्यूल को फिल करने का काम करता है, तो वहां पे वो मूवमेंट करता है, और इसलिए वो एक एनालॉग कंप्यूटर का भी काम करता है। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग मीन्स डैश ऑफ द डेटा रिलेटेड टू ए बिजनेस। अकाउंट का मतलब इनमें से किसके संदर्भ में ये स्टेटमेंट सही है यह बताना है, किससे रिलेटेड है अकाउंटिंग, ये पूछा है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अकाउंटिंग जो होता है वो बिजनेस में डेटा को कलेक्ट भी करता है, क्लासिफाई भी करता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ। दरअसल इसमें जो क्वेश्चन है इस तरह से लिखा हुआ है, हिंदी में लेखांकन की भाषा है, लेकिन इसका जो करेक्ट अनुवाद है वो ये होना चाहिए कि लेखांकन भाषा है किसकी, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ट्रेड या बिजनेस। दरअसल एक कहावत है जो अकाउंटिंग में कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो अकाउंटिंग है वो व्यवसाय की भाषा है। क्यों है? क्योंकि व्यवसाय की कोई जानकारी अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग से प्राप्त कर सकते हैं। अकाउंटिंग वो टूल है जो व्यवसाय की जानकारी लोगों को प्रोवाइड कराता है, तो इसलिए अकाउंटिंग को कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस या लैंग्वेज ऑफ ट्रेड। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बुक कीपिंग प्राइमरी एंट्री बुक और एक्टिविटी इज, पुस्तपालन के प्रारंभिक इकाई है। तो इसमें थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेमिंग में गड़बड़ है हिंदी में, जहां तक मुझे लग रहा है,
और ये इसका सही स्टेटमेंट है। बुक कीपिंग्स प्राइम एंट्री बुक और एक्टिविटी इज इनमें से क्या होगी? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए रोजनामचा। रोजनामचा जर्नल को कहा जाता है। दरअसल ये हिंदी में ये इंग्लिश में लिखना छूट गया है, इसको मैं लिख देता हूँ। जो रोजनामचा है इसको इंग्लिश में जर्नल कहते हैं। दरअसल जो जर वर्ड है, जर, ये विदेशी भाषा का शब्द और इसका मतलब दिन से होता है, दैनिक से होता है। तो रोजनामचा योग करना यानी कि एडिशन। तो ऑप्शन तो ए ही सही है, एडिशन। शेष निकालना बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के लेजर में बैलेंस निकालना। और खतौनी करना, इसको इंग्लिश में बोल जाता है पोस्टिंग, यानी कि लेजर की पोस्टिंग, जर्नल से जब लेजर में लिखते हैं। तो ए इसका सही जवाब था। नेक्स्ट है द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज, बुक कीपिंग के फादर किसको माना जाता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी ल्यूकास पैसियोली। ल्यूकास पैसोली ने एक बुक लिखी थी और उसमें इन्होंने डेबिट और क्रेडिट के बारे में बताया। डबल एंट्री सिस्टम का फादर भी इन्हीं को माना जाता है, अकाउंटिंग का फादर भी, बुक कीपिंग का फादर भी। नेक्स्ट है डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट एंड मेक प्रोविजन फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज, द रीजन फॉर दिस इज। इसमें यह कहा है कि ये एक स्टेटमेंट है कि आप जो प्रॉफिट है उसकी आशा ना करें, एंटिसिपेट ना करें उसके बारे में पहले ही। मतलब अगर कोई प्रॉफिट होने की उम्मीद है तो आप ये मान के चलें नहीं होगा जब तक वो वास्तव में हो नहीं जाए, इसलिए उसको रिकॉर्ड ना करें बुक्स में। लेकिन अगर कोई संभावित हानि है तो उसके लिए प्रोविजन जरूर बना लें, उसकी रिकॉर्डिंग बुक में कर लें। तो इनमें से कौन सा जो कन्वेंशन है वो इस बात को कहता है, स्टेटमेंट को? तो सही जवाब है ऑप्शन बी रूढ़िवादिता की परंपरा, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, प्रूडेंस, प्रूडेंस। और इसके लिए एक टर्म और यूज की जाती है इस प्रिंसिपल के लिए, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। इसके अलावा इसके लिए बोला जाता है कि प्लेइंग सेफ, प्लेइंग सेफ यानी कि सेफ प्ले करिए, सुरक्षित रहिए। जो खर्चे हैं उनका प्रोविजन पहले से कर लो, जो आमदनी है उसको तब तक नहीं मानो जब तक वो वास्तव में हो ना जाए। तो सेफ प्ले भी है ये। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पॉलिसीज रिमेन द सेम ओवर डिफरेंट ईयर्स, विभिन्न वर्षों में अकाउंटिंग की जो पॉलिसी है वो सेम रहनी चाहिए। यह स्टेटमेंट इनमें से कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है? ये सब अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, इनको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, पोस्टुलेट, एजम्पशंस, ये सब बोला जा सकता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, नियमितता की अवधारणा। दरअसल ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो अकाउंट्स में हमने एक बार कोई फॉर्मेट अपना लिया है, कोई मेथड अपना लिया, तो उसमें अननेसेसरी चेंजेस नहीं होने चाहिए। चेंजेस केवल उसी दशा में हो जब उस चेंज करने से हमारे अकाउंट्स और ज्यादा अच्छे बन जाएं, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो एक कंसिस्टेंसी अपनाना चाहिए, हमें नियमित तौर पे एक जैसे अकाउंट लगातार लंबे समय तक बनाने चाहिए। बाकी इसमें दो कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, इनको भी डिस्कस कर देते हैं। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रकटीकरण, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से डिस्क्लोज होनी चाहिए, सारी जानकारी अवेलेबल होनी चाहिए, कुछ छुपाया नहीं जाना चाहिए अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय, ताकि सही जानकारी यूजर को मिले। नेक्स्ट जो है कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी, सारता की परंपरा। मेटीरियलिटी को महत्वपूर्णता भी बोलते हैं, महत्वपूर्णता की अवधारणा। और इस अवधारणा का ये है कि जो मटेरियल फैक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें, उनको लिखना चाहिए, और जो ऐसे फैक्ट हैं जिनकी उतना महत्वपूर्णता नहीं है उनको इग्नोर किया जाना चाहिए। तो इस तरह ये था आज का डिस्कशन। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपनी जो क्वेरी है वो पुट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं आने वाले वीडियोस में ऐसी चीज़ों को अपने आप बिना कहे भी इनकलकेट कर लेता हूँ, आने वाले वीडियोस में उन बातों को शामिल कर लेता हूँ जो लोग सजेशन देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।